नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद सिहारे ने एक बार बताया था कि सिकंदर के भूगोल वेत्ता प्लाटिनेमी ने इंद्रप्रस्थ के करीब किसी शहर का जिक्र किया था जिसका नाम था दाईदला। हो सकता है यही दाईदला दिल्ली हो, किंतु बाद में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। हाँ, बाद में की गई खुदाइयों में एक पत्थर मिला था जिसे बलबन के समय का बताया जाता है। इस पत्थर पर ढिलिका लिखा था। इससे यह अनुमान लगाया गया कि शायद यह ढिलिका ही दिल्ली है। पत्थर द्वारा ये भी ज्ञात हुआ कि ढिलिका हरियाणा का एक हिस्सा है। यह पत्थर राष्ट्रीय संग्रहालय में आज भी रखा हुआ है। डॉक्टर सिहारे ने वह पत्थर मुझे दिखाया और इस प्रकार दिल्ली की कहानी बताई। जब दिल्ली थोड़ी थोड़ी देखी तो पाया कि यहाँ एक मिली जुली संस्कृति पनप रही है। इसका कारण संभवतः ये था कि मुगल शासकों के काल में दिल्ली एक शक्तिशाली साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी और इसलिए समस्त समाज के हर अंग पर एक मिली जुली संस्कृति की छाप अमिट हो गई। दिल्ली ने कई साम्राज्य देखे, राजपूतों को देखा तो सुल्तानों की सल्तनत भी देखी। दिल्ली कई बार बसी, कई बार उजड़ी, मगर मर मर कर भी वह फिर भी उभरती रही, अपने आंचल में ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ताना बाना बुनते हुए। यह गंगा जमुनी प्रभाव यहाँ के मोहल्लों, बाजारों और इलाकों पर भी पड़ा। उनके नाम भी मिले जुले रखे गए। एक ओर कूचा खुशहाल राय, कूचा महरान, कूचा महजबीन, कूचा मीर कासिम, कूचा भाईदास, कटरा मशरूह, कटरा शहंशाही, कटरा नवाब जैसे नाम रखे गए, तो दूसरी ओर कटरा हीरालाल, कटरा प्यारेलाल, कूचा लच्छू सिंह, कूचा घासीराम, कूचा महाजनी, कूचा पातीराम जैसे हिंदू नाम रखे गए। काम के अनुसार या पेशे के अनुसार जो कटरे बने उसके नाम भी पेशों पर ही रखे गए। उदाहरण के लिए दाई बाड़ा, जहाँ पहले दाइयाँ ही रहती थी, माली बाड़ा यानी मालियों की बस्ती, नाई बाड़ा, तेली बाड़ा आदि। आज इन बाड़ों या मोहल्लों में सभी वर्ग के लोग रहते हैं। पहले की तरह केवल पेशे से ही संबंधित लोग नहीं। इनके अलावा दिल्ली के बाजार जैसे मोती बाजार, नया बाजार, खारी बावली, बाजार सीताराम, फैज बाजार, किनारी बाजार, बताशे वाली गली, पराठे वाली गली आज भी मशहूर है। अभी भी इन कूचे कटरों में गलियों के अंदर गलियां दर गलियां ऐसी बनी हैं कि अजनबी आदमी तो भूल भुलैया में फंसकर ही रह जाए। इन नामों में जैसी एक गंगा जमुनी तहजीब की गंध है, वैसी ही यहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, परंपराओं, मेले त्योहारों, झूलों और बागों में भी महसूस होती है। फूल वालों की सैर लगती है जिसमें हजरत बख्तियार काकी की मजार पर पंखे चढ़ते हैं, तो योगमाया के मंदिर में भी पंखे चढ़ते हैं। तारीफ ये कि दोनों जगह हिंदू मुसलमान दोनों ही सम्मिलित होते हैं। एक और दिल्ली में जहां कटरों, कूचों और बाड़ों की भीड़ है, वहीं दूसरी ओर शहर के दरवाजे भी बहुत हैं। मुगल बादशाह शाहजहां बड़ा कला प्रेमी था। उच्च कोटि की इमारतें बनवाने में दिलचस्पी रखता था। आगरे में वह गद्दी नशीन हुआ, पर उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। इस दृष्टि से किले और शहर का काम शुरू हुआ। 10 वर्ष लगे। इस नए शहर का नाम रखा गया शाहजहानाबाद। यह 7 मील में फैला हुआ था और इसके चारों ओर दीवार थी जिसमें 7 गेट बने थे, जिनमें से कुछ अभी भी बाकी हैं, जैसे दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, कश्मीर गेट, तुर्कमान गेट आदि। दिल्ली की मिली जुली संस्कृति का प्रभाव वास्तुकला पर भी पड़ा। उसने भी नई करवट ली और बाद की इमारतों में भारतीय और इस्लामी कला का सुखद संगम दिखाई पड़ने लगा।
दिल्ली में जो भी शासक आए उन्होंने महलों, मकबरों, बाग बगीचों और अन्य इमारतों में वृद्धि की। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन की दरगाह बनी गयासुद्दीन तुगलक के जमाने में, तो लोधी शासकों ने लोधी गार्डन और मस्जिद मोट बनवाई। कुतुब मीनार को गजनी की प्रसिद्ध मीनार के नमूने के आधार पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, किंतु उसको अंतिम स्वरूप दिया अल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। वह उस समय उसका उत्तराधिकारी भी था। तोमरों के राजा अनंगपाल और फिर पृथ्वीराज चौहान ने लाल कोट का निर्माण कराया। कुतुब मीनार के परिसर में लोहे का जो स्तंभ स्थापित है, उसे 4वीं सदी में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ के विष्णु मंदिर के समक्ष गरुड़ ध्वज के रूप में लगवाया था। अद्भुत है यह प्राचीन स्तंभ हमारे भारतीय धातु विज्ञान का नमूना, जिस पर सदियां गुजर गईं, लेकिन जंग का नामो निशान नहीं है। निजामुद्दीन इलाके में स्थित हुमायूं का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है। दिल्ली की प्राचीनता और महत्व को अंग्रेज भी नजरअंदाज नहीं कर सके। इतिहास ने एक बार फिर करवट बदली। एक लंबे समय के लिए अंग्रेजों के पैर भारत में जम गए, तो सन 1911 में आयोजित दरबार में जॉर्ज पंचम ने, जो उस समय ब्रिटेन के शासक थे, अंग्रेजी शासन की राजधानी दिल्ली को बनाया। दिल्ली को क्यों राजधानी बनाया, उसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा था, दिल्ली को भुलाया नहीं जा सकता। हिंदुओं के लिए यह पांडवों की राजधानी रही है और मुसलमानों के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि मुगलों की पुरानी राजधानी की शान शौकत उसे अंग्रेजी शासन का मुख्यालय बनाकर लौटा दी जाए। और इस प्रकार दिल्ली एक बार फिर बस गई, राजधानी के रूप में जो आधुनिकता का पुट लिए निखरती, बनती, फैलती और पनपती रही। पर अपनी गंगा जमुनी संस्कृति की छाप जो उस पर पड़ी थी, वह नहीं छोड़ी उसने। आज भी यहाँ की सड़कों के नामों से उसकी झलक मिल जाती है। एक ओर कर्जन रोड, कनॉट प्लेस, विंडसर प्लेस हैं, तो दूसरी ओर पृथ्वीराज रोड, सफदरजंग रोड, अकबर रोड, मानसिंह रोड, औरंगजेब रोड, तुगलक रोड और फिरोज शाह रोड भी हैं। इसी दिल्ली की फिरोज शाह रोड पर 20 नंबर की कोठी में हमने दिल्ली में अपना पहला घर बसाया। यह समय 6 दशक के उत्तरार्ध और 7वें दशक के पूर्वार्ध का समय था। इस समय दिल्ली एक ओर तो नव निर्माण की तरफ तेजी से भागने को व्याकुल थी, दूसरी ओर अपनी परंपरागत संस्कृति और धार्मिक सामाजिक मान्यताओं पर भी पकड़ मजबूत बनाए हुए थी। कहते हैं बंबई और दिल्ली का पानी ही कुछ ऐसा है कि कोई भी उससे स्थायी रूप से दूर रह ही नहीं सकता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बंबई अभी तक हमारे जहन में छाया हुआ था। दिल्ली में सब कुछ बेगाना, अनजाना लग रहा था। नए शहर में बसने की अनेकानेक समस्याएं भी हजार मुंह बाए खड़ी थी। सबसे पहली समस्या थी मकान की। मकान की समस्या जितनी बंबई में थी, दिल्ली में भी उससे कम नहीं थी। आने से पहले बहुत से लोगों से बात की थी। दिल्ली में ही बंबई के सूरज रतन मोहता का मकान 20 फिरोज शाह रोड पर था। काफी आलीशान बंगला था। सूरज रतन जी के यहाँ अक्सर मनहर जी कवि गोष्ठी या संगीत गोष्ठी रखवाते थे। इस कारण उनसे अच्छा परिचय हो गया था। सज्जन व्यक्ति थे। जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनके बंगले में हम लोग रह सकते हैं, तब ठाकुर ने बिल्कुल मना कर दिया। सूरज रतन जी ने कहा कि भाई साहब, हम लोग आते जाते ही वहां ठहरते हैं, आप रहिए, कोई समस्या नहीं है। ठाकुर ने कहा, यदि आप किराया लेने को तैयार हो जाएं, तब तो मैं सोच सकता हूँ। मोहता जी के बंगले के पीछे आउट हाउस में एक आयकर अधिकारी बहुत वर्षों से किराए पर रहते थे। टंडन थे वह, और भी 2-3 लोग दूसरे आउट हाउसेज में बंगले से बिल्कुल अलग रहते थे। मोहता जी ने किराया लेने में काफी नानुकुर की, किंतु
जब देखा कि ऐसे तो ये मानने वाले नहीं हैं, तब किराया लेने पर राजी हो गए। मुख्य बंगले में ही पीछे की ओर एक बड़े कमरे व बाथरूम के साथ साथ एक दालान था। 400 रुपए महीने पर हमने वह कमरा और कमरे से जुड़ा आधा दालान ले लिया। उसको बांस की जाफरी लगाकर चारों ओर से बंद करा दिया। उसी के आधे हिस्से में किचन बनाया और आधे में एक छोटा कमरा, जो ड्राइंग रूम कम अम्मा जी का कमरा बना। वैसे अम्मा जी दिन भर तो अंदर कमरे में ही रहती थी, केवल रात में सोने के लिए ही वह दालान, जो अब बेडरूम की शक्ल ले चुका था, काम में आता। इन्होंने सरकारी परमिशन भी ले ली कि प्रति मास 400 रुपए पर मकान अमुक व्यक्ति से किराए पर लिया है। मोहताजी से हमने वायदा किया था कि 1 वर्ष के अंदर जैसे ही सरकारी मकान मिल जाएगा, वह हिस्सा हम खाली कर देंगे। इस प्रकार हमने सोचा कि भाग्य साथ दे रहा है। कोई बात नहीं, बंबई की आयकर कॉलोनी जैसा घर नहीं है, फिर भी सिर छिपाने की जगह तो है और शहर के बीचों बीच है। हमें क्या पता था इस मकान को लेकर भविष्य में एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। वह एक दूसरी ही कहानी है। फिलहाल तो बच्चों के एडमिशन की भागदौड़ थी। बेटे को तो सेंट कोलंबस स्कूल में आसानी से एडमिशन मिल गया, किंतु बेटी के एडमिशन के लिए समस्या आई। सेंट कोलंबस स्कूल के पास ही लड़कियों का जीसस एंड मैरी स्कूल है। वहां प्रयत्न किए, पर किसी भी तरह वहां की प्रिंसिपल से मिलने का समय नहीं मिल सका। हम बहुत परेशान। तभी किसी ने बताया कि एक बास्केट तैयार करो, उसमें कुछ फूल, कुछ मिठाइयाँ, एक शराब की बोतल और कुछ नकदी रखकर वहां के ऑफिस के हेड क्लर्क के पास ले जाओ। बस वह प्रिंसिपल से 1 मिनट में ही मिलने का समय तय कर देगा। सरस्वती के मंदिर में घुसने का यह तरीका, ना बाबा ना, मुझे तो यह बिल्कुल मंजूर नहीं। तब उसी व्यक्ति ने कहा, फिर आप बैठे रहिए, आजकल एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। पर मेरी आत्मा पिछले दरवाजे से प्रवेश लेना पसंद नहीं कर रही थी। निराश होकर मैं सेंट कोलंबस स्कूल के हेडमास्टर जी से मिली। उन्हें बताया कि क्योंकि मेरा बेटा उनके स्कूल में है, इसलिए पास के स्कूल में ही बिटिया का एडमिशन हो जाए तो सुविधा रहेगी। स्कूल भी अच्छा है। उनसे प्रार्थना की कि बस आप एक बार मदर से मिलने का समय निश्चित करा दें। हेड क्लर्क को बास्केट देने वाली बात हमने उन्हें नहीं बताई, क्योंकि हमने तो सुना भर था, वैसा किया तो नहीं था। बात झूठ भी हो सकती थी, पर कहने वाला इतने विश्वास से कह रहा था कि विश्वास करना ही पड़ रहा था। खैर, मदर से मिलने का समय निश्चित हो गया। मदर बड़ी ही सौम्य थी। देखकर ही आदर का भाव उमड़ आया। उनसे अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, अब तो एडमिशन खत्म हो गए हैं, 4th स्टैंडर्ड में तो एक भी सीट नहीं बची। हमारा बहुत ही आग्रह देखकर उन्होंने कहा, आप चाहें तो 3rd स्टैंडर्ड में एडमिशन दिला सकती हैं। इस प्रकार हमारी बेटी को जीसस एंड मैरी में एडमिशन मिल गया। हालांकि उसे 6 महीने का नुकसान हुआ। वह एक प्रकार से अच्छा ही रहा, क्योंकि उसकी नींव और पुख्ता हो गई। आगे के वर्षों में वह भी अपनी क्लास में प्रथम आने लगी। बंबई से आते समय डॉक्टर भारती ने बहुत कहा था कि दिल्ली से भी मैं धर्मयुग के महिला पृष्ठ बनाकर भेज सकती हूँ, किंतु यह बात मेरे गले से नहीं उतरी। मैंने उनसे यह वायदा अवश्य किया कि जहाँ तक होगा मैं दिल्ली से अच्छी सामग्री महिला पृष्ठों के लिए भेजने का प्रयत्न करूंगी। परंतु दिल्ली आए 6 महीने ही हुए थे कि अम्मा जी बीमार हो गई। वैसे तो बीमार वे अक्सर ही रहती थी, किंतु इस बार उनको रोगों ने ज्यादा ही घेर लिया। नई जगह की परेशानियां तो थी ही, ऊपर से अम्मा जी की बीमारी। दिल्ली में हम किसी को इतना जानते भी नहीं थे। इस कारण आया या कोई ऐसी परिचारिका भी नहीं मिली जो उनकी सेवा शुश्रूषा में कुछ मदद कर सकती। परिणाम स्वरूप घर की देखभाल, बच्चों को देखना, पढ़ाना लिखाना, घर गृहस्थी के काम, खाना बनाना वगैरह सब मेरे ऊपर आ पड़ा। इन सब में मैं बहुत व्यस्त रही, पर अंदर से एक खालीपन सा लगता कि मानसिक बौद्धिक संतुष्टि के लिए
तो कुछ नहीं कर पा रही। बाकी के सब काम आवश्यक तो थे, पर यह संतुष्टि नहीं दे पाते थे कि मैं कोई सार्थक काम कर रही हूँ। इसलिए जब ठाकुर के एक सहयोगी रामपाल जी और उनकी पत्नी कृष्णा रामपाल ने एक प्रस्ताव रखा, तो एकदम से हमारा भी ध्यान उसको पूरा करने में लग गया। रामपाल जी कश्मीरी थे, बहुत ही स्पष्ट भाषी, हंसमुख और सीधे सच्चे इंसान। उनके बहनोई BS पुरी सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मालिक थे। कनॉट प्लेस में उनकी दुकान थी, जहां हिंदी अंग्रेजी के सब अखबार और किताबें मिलती थी। BS पुरी की पत्नी संतोष जी 1 वर्ष पहले तक जम्मू में थी। विवाह के बाद दिल्ली आ गई। वहां जम्मू में वह सेंट्रल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थी। दिल्ली आकर उनके पास कुछ विशेष करने को नहीं था, सो काम के बगैर मन नहीं लग रहा था उनका। वह कुछ करना चाहती थी, कोई सार्थक काम। रामपाल दंपति से हम लोग अक्सर ही मिलते थे, क्योंकि दिल्ली आने से पहले वह बंबई में थे। वहां उनसे अच्छी घनिष्ठता थी। बातों बातों में तय हुआ कि क्यों ना एक पत्रिका हिंदी में निकाली जाए। पुरी साहब पैसा लगाने को तैयार हो गए। अब तो हम लोग काफी व्यस्त हो गए। रोज शाम को मीटिंग होती, योजनाएं बनती। यही सोचा गया कि महिलाओं की पत्रिका निकाली जाए, क्योंकि उस समय तक महिलाओं की कोई अच्छी पत्रिका हिंदी में नहीं थी। महिला पत्रिका के उपयुक्त नाम की तलाश शुरू हुई। अंततः एक नाम पर सबकी सहमति हुई। नाम था अंगजा, अर्थात जो अंग से उत्पन्न हुई हो, वह अंगजा। कृष्णा रामपाल प्रबंध संपादिका बनी, मैं संपादिका। सोचा गया शुरू में ज्यादा खर्चे नहीं बढ़ाए जाएं, न्यूनतम खर्चे में ही प्रबंध और प्रकाशन किया जाना चाहिए। इसलिए किराए पर ऑफिस लेने का प्रस्ताव भी छोड़ना पड़ा। निश्चय किया कि मैं अपने घर से ही सब काम करूंगी। अंगजा को छपवाने का प्रबंध वीरेंद्रा प्रिंटर्स करोलबाग में किया गया। इसके प्रोपराइटर श्री मलिक बहुत दिलचस्प व्यक्तित्व के आदमी थे। दोस्तों के दोस्त तो थे ही, दुश्मनों के भी दोस्त थे। जब प्रूफ तैयार हो जाते तो पढ़ने के लिए चाहे फर्स्ट रीडिंग हो या आखिरी, हम लोग कृष्णा जी और मैं वहीं पहुंच जाते। काम भी होता और साथ में खाना पीना भी चलता रहता। मलिक जी की श्रीमती जी भी वहीं छत पर धूप में बैठ जाती और हमें काम करते देखती रहती। उनके साथ परिवार का सा नाता बन गया। बाद में उन्होंने अपनी छत का एक कमरा हमें दे दिया, जहां बैठकर हम प्रूफ रीडिंग आदि करने लगे। एक पूरी पत्रिका को संभालने का काम मेरे कंधों पर आ पड़ा। कहाँ धर्मयुग के 3 पृष्ठों की जिम्मेदारी और कहाँ एक समूची 64 पृष्ठ की पत्रिका। इस समय धर्मयुग में सीखी गई पत्रकारिता की ट्रेनिंग बहुत काम आई। अंगजा ऑफसेट में छपती थी। कई बार कलर पृष्ठों के प्रूफ बहुत देर से मिलते। ठाकुर और रामपाल जी बराबर ऑफिस से निकलकर घर आते और घर से हमें लेते हुए प्रेस पहुंचते। समय समय पर अपनी सलाह भी देते। ठाकुर को तो प्रारंभ से ही साहित्यिक गतिविधियों में बहुत रुचि थी और मुझे आगे बढ़ाने में उन्होंने कभी कोताही नहीं की, बल्कि पूरा प्रोत्साहन दिया। यदि मैं हतोत्साहित होती तो कभी प्यार से, कभी डांट से मेरी निराशा दूर कर देते। उनमें एक अजब ऊर्जा थी। किसी भी परिस्थिति में काम का कितना भी बोझ हो, वो कभी थकते नहीं थे और दूसरों को भी थकने नहीं देते थे। मेरी एक ही बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आता था और वह थी हर काम को आखिरी क्षण तक उठाकर रखना। लगन से और निष्ठापूर्वक काम करना मैंने उनसे ही सीखा। पत्रिका के प्रथम अंक की तैयारी होते होते तो अम्मा जी इतनी बीमार हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन दिनों तो ये हालात थे कि मेरा एक पैर अस्पताल में रहता, दूसरा प्रेस में। बीच बीच में भाग भाग कर घर को, बच्चों को संभालती। निश्चय किया गया कि अंगजा का प्रकाशन समारोह एक साहित्यिक सांझ के रूप में किया जाए। तदर्थ 27 मई 1967 की शाम को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के हॉल में आयोजन रखा गया। देश के वरिष्ठ नेता और उस समय भारत के वित्त मंत्री
एक गृहस्थ के आदर्श एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के मूर्त रूप मोरारजी देसाई को अंगजा को आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित किया गया। समारोह की अध्यक्षता के लिए भारत सरकार के तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री के शाह को आमंत्रित किया गया। कार्ड वगैरह छप गए। दिल्ली में यह पहला आयोजन था हम लोगों का, इसलिए सोचा कि अब भव्य तरीके से हो। सारी तैयारियां हो गई, सब निमंत्रण पत्र चले गए। हम लोग निश्चित थे। बस ईश्वर से यही प्रार्थना थी कि सब काम अच्छी प्रकार निपट जाए और अधिक से अधिक संख्या में लेखक, पत्रकार एवं विशिष्ट जन आए, जिससे पत्रिका का प्रचार अधिक से अधिक हो। आयोजन वाले दिन अचानक बम गिरा। पुरी साहब का फोन आया कि मोरारजी भाई के ऑफिस से फोन आया है, वो नहीं आएंगे। क्यों और क्या का कोई जवाब नहीं। मैं तो घबरा गई। अब क्या होगा? दोपहर के 2 बजने वाले हैं। समय भी नहीं है कि किसी और को बुलाया जा सके। ये तो बहुत ही बेजा बात हुई। पुरी साहब ने बताया कि वो तत्काल घर आ रहे हैं, वहीं बैठकर सोचेंगे कि क्या किया जाए। मैंने ऑफिस में ठाकुर को फोन किया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने बताया कि हाँ, ये बात उन्हें मालूम है और वो हमें फोन करने वाले ही थे। क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका कारण भी मालूम है।